वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी 17,300 के नीचे आया। दिन की ऊंचाई से करीब 160 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा करीब 1% की कमजोरी। मिड कैप इंडेक्स में भी 0.25% की गिरावट। सुस्त बाजार में ऑटो शेयर्स ने पकड़ी रफ्तार। एक हफ्ते की ऊंचाई पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स, लेकिन फार्मा, रियल एस्टेट और एफएमसीजी शेयरों में एक्शन नहीं। सरकार आज कर सकती है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले फेज का ऐलान। बिजली मंत्री आरके सिंह ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पॉलिसी में बैंकिंग सपोर्ट और फ्री ट्रांसमिशन पर होगा फोकस। 1% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। 3% तक दौड़े अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन। और आ जाएंगे नेस्ले के Q4 के नतीजे। 11% बढ़ सकता है कंपनी का रेवेन्यू। मुनाफे में भी 12% बढ़त की उम्मीद, लेकिन मार्जिन पर दबाव की आशंका। वहीं फ्लैट से पॉजिटिव रह सकते हैं अंबुजा सीमेंट्स के अंदर। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अभी आपने देखा कि बाजार में कुछ ऊपरी स्तरों से दबाव बना है और थोड़ा दबाव बढ़ रहा है। 300 पॉइंट सेंसेक्स निकल चुका है। 72 पॉइंट निफ्टी में वीकनेस है। 17,248 का लेवल इस समय है। अभी हमको थोड़ी देर पहले शुभम ने बताया कि 17,225 पे नज़र रखनी है। अगर वो टूटता है तो मार्केट नीचे और फिसल सकता है। बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिल रही है और बैंक शेयर्स खास तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस में। 17,240 का लेवल निफ्टी में इस वक्त दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स ट्रेड में अगर आप देखें तो वहाँ की सबसे ज़्यादा जो वीकनेस शो कर रहा है वो मुथूट फाइनेंस और मनापुरम फाइनेंस। ये दो स्टॉक्स जो हैं 3.5% और 3% की कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र, क्या माहौल बन रहा है इस समय? देखिए 17,252 पे निफ्टी है, क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, थॉट तो वही है जो हम लास्ट जब हम मिले थे तो थॉट तो वही है कि हफ्ते के स्टार्ट में ये थॉट था कि भाई उछाल में बेचना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ आने का टाइम तो बंधा हुआ है। बाजार अपने टाइम से कुछ भी करता रहता है, तो इसीलिए मैंने कल ही ट्वीट कर दिया था। कल की ओपनिंग के बाद 17,450 वाले हाई पे मैंने ट्वीट कर दिया था कि जब तक 17,506.60 निफ्टी पे क्लोजिंग ओनली बेसिस पे निकलता नहीं है, बाउंस ओवर हो चुका है। सो बड़ा क्लियरली मैंने वो चीज मेंशन कर दी थी और मुझे वही लगता है मुझे कि बाजार थोड़ा नीचे तो आ गया है। किसी को यहां से करना है तो डेफिनेटली एक 50 पॉइंट उछाल के लिए वेट करना पड़ेगा। बट राय बेचने की ही है और निफ्टी में थॉट मेरा यही था कि वो 16,850 के लोस फिर से चैलेंज होंगे। 16,850 17,000 का जो जोन है वो फिर से चैलेंज होगा। तो जिनके पास 17,400 के आसपास से पोजीशंस हैं वो बने रहे। ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस से ट्रेल स्टॉप लॉस लगा लें 17,366.60 पे स्पॉट में। और किसी को नया करना है तो आई थिंक एक 50-60 पॉइंट का उछाल आए तो वहां करें, रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 17,366.60 निफ्टी पे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट के लेवल्स हैं और टारगेट रहेंगे तकरीबन 16,850 17,000। मोटा मोटी सेम रहा है बैंक निफ्टी के लिए भी रहेगी। थॉट यही है कि अब यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस भी है और वीकनेस भी है। तो 37,750 ये रेंज के आसपास कहीं उछाल आवे तो 37,750 37,800 की रेंज में उछाल आवे स्पॉट में, तो वहां बिकवाली की राय है बैंक निफ्टी में भी। और मुझे लगता है कि नीचे में आपको 37,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी आने वाले समय में छूता हुआ दिखेगा। और अगर वो आप ट्रेड ले रहे हैं तो 38,116.60 पे आपका एक अर्ली क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी पे भी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, थोड़ा सा दबाव है। सर्वेंद्र, ऐसे में क्या कोई स्टॉक रडार पे आया या अवॉइड करेंगे? नहीं सर, बहुत स्टॉक तो सर पोजिशनली बाजार वीक है और हम लास्ट 1.5-2 महीने से वो चीज मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आप देखिए धीमे धीमे बाजार पिस रहा है, आपको समझेगा भी नहीं, लेकिन एवरेज एक 10-15% ऑलरेडी स्टॉक्स में आप देखें तो ऊपर से गिरावट है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, एक 60-70% यूनिवर्स ऐसा है जो ऑलरेडी 15% अपने हाई से नीचे चल रहा है और ये यूनिवर्स बढ़ने वाला है। तो मेरा थॉट यहाँ पे यही है कि जो पिकिंग बास्केट है वो सेल साइड की ज्यादा है। 65-70% स्टॉक्स मोमेंटम लूज कर रहे हैं और जहां पे आप देखेंगे कि मंथली क्वार्टरली ये सब नेगेटिव क्लोजेस आपको मिलने लगेंगे। तो एयू बैंक फाइनेंशियल्स में ही मैं आज जाऊंगा, वहां वीकनेस है। तो एयू बैंक जहां भी किसी की नजर नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये इसमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन
इस स्टॉक में लास्ट 6-8 महीनों में हो गया। ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन बन के तैयार है मंथली चार्ट्स में, और एक शेयर लॉस ऑफ मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं वो है। बहुत अच्छे लेवल्स पे भी है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पिक कर लिया इसको। आई थिंक 1256 के आसपास है स्पॉट में, यहाँ मेरी बेचने की राय है, और ये एक पोजिशनल सेल है। मेरा मानना ये है कि ये एक अच्छा पोजिशनल सेल है और ये आपको अच्छे पैसे नीचे में दे के जाएगा। तो मेरा मानना तो यहाँ ये है कि इसमें 1050, 1060 ये टारगेट रहेगा मेरा नीचे में। तो तकरीबन 200 पॉइंट यहाँ मेरे को लगता है नीचे में जगह बाकी है। और जब तक ये स्टॉक, अब आपका स्टॉप लॉस इसमें आपको लगाना है 13,226.60 का क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इसके ऊपर जाता नहीं तो आई थिंक एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट का टारगेट है। मोटा मोटी 1:3 का एक बेहतरीन पोजिशनल रिस्क रिवॉर्ड है। इसमें आपको 15 से 20 वर्किंग डेज लगेंगे, तो तकरीबन महीना 1.5 महीना इसमें आपको लग सकता है। ओके, तो एयू में आपको ये कॉल मिली। अब चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कतर से धवल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धवल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार सीएनबीसी आवाज, नमस्कार इंडिया। जी नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरे पास एचडीएफसी के 80 शेयर है 2600 के भाव के। करीब 6 महीने से मेरा होल्डिंग है। मैं और भी होल्डिंग कर सकता हूँ। मैं एक्सपर्ट से एडवाइस चाहता हूँ कि मैं उसमें टिका रहा हूँ कि उसमें और ऐड कर सकता हूँ। ओके, सर्वेंद्र माफ कीजिए, सर्वेंद्र, इन्होंने एचडीएफसी में जिस प्राइस पे खरीदा है वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे आया जरूर है, लेकिन इनको लगता है कि और भी ऐड करने की इच्छा रखते हैं ये। तो आपकी राय क्या होगी, एचडीएफसी जैसी दिग्गज कंपनी में क्या ये मौका है ऐड करने का? देखिए, नो डाउट पेडिग्री है, क्वालिटी है, सब कुछ है, बट बाजार को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अभी तो इनका ट्रेड, इनको अगले 3-6 महीने पैसे कमा के इनके भाव के ऊपर जाके टिके और इनको एक वहां से 10% और मुनाफा हो और ये कुछ उसमें बेच पाए, ऐसा सिनेरियो तो मुझे फिलहाल आज की डेट में जहां हम अभी बात कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के ऊपर ये जाके कोई विशेष टिक पाएगा, और ये व्यू 3 से 6 महीने के लिए है। 6 महीने के बाद डेफिनेटली एक बार अच्छा करेक्शन करने के बाद पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। तो मेरे को लगता है इनको टाइम लग जाएगा इसमें। इनका 2650 के ऊपर इसका टिकना थोड़ा नेक्स्ट 3-6 महीने में मुश्किल है। तो अगर किसी कारण से इनको बाउंस मिल जाता है यहाँ से 2500-2550 का बाउंस, 2500 के आसपास का भी अगर एक बाउंस मिलता है तो मेरी राय तो एग्जिट की रहेगी। और इस ट्रेड को अब आप आई थिंक 2650 के ऊपर जब तक ये डिसाइसिवली बंद नहीं करता तब तक अगले 3-6 महीने में यहाँ बाय की तो राय बनना थोड़ी मुश्किल है। जब कितने दिन रुकने, धवल जी आप कितने दिन रुकने की राय इसमें रखते हैं? कितने समय तक आप बने रह सकते हैं? सर मैं 6 महीने तक रुक सकता हूँ। और दूसरा इसके साथ कनेक्टेड ये भी एक थोड़ा सा सवाल है कि एचडीएफसी ग्रुप का जो भी शेयर है वो आजकल रेंज बाउंड में ट्रेडिंग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो एचडीएफसी मैनेजमेंट में तो कोई इश्यू है नहीं ना? नहीं, वैसा कोई इश्यू नहीं है, चूंकि मार्केट ही उस तरीके का है कि बाजार उन सब चीज़ों को अभी रेंज बाउंड रखे हुए है, तो क्वालिटी वाइज कोई इश्यू नहीं है इसमें। चूंकि ऊपर से नीचे आया तो सर्वेंद्र की ये सलाह है कि कुछ समय तक शायद ये आपको इसी रेंज में रहेगा। तो अगर आपको ऐड करना भी है तो थोड़ा वेट करके करें, मार्केट को देख के इसमें करें। इसीलिए हमने ये रीट्रेड करके दोबारा ये सवाल पूछा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। अहमदनगर से विक्रम बिराड हमारे साथ हैं। विक्रम जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल थे। मेरी होल्डिंग है नोसिल 500 @157 और उषा मार्टिन 2350 @89। तो शॉर्ट टर्म यूज से इसका टारगेट क्या बन सकता है सर? सरवन बताइए, नोसिल में क्या राय बनती है आपकी? सर बड़ा लेट शॉर्ट टर्म व्यू पूछते हैं और बड़ा लेट आए हैं। मतलब स्टॉक ऑलरेडी अपने 6ठे महीने के डिक्लाइन में है। अब कितना शॉर्ट टर्म का ये वेट कर रहे थे? आई थिंक बहुत लेट आए हैं। इनके भाव से डबल भी हुआ था और इनको आधा मुनाफा मेरे हिसाब से वहां पे बांधना चाहिए था और इनके आधे शेयर्स फ्री हो जाते थे, क्योंकि तकरीबन 300 तक जाके आया है स्टॉक। इनफैक्ट 300 से तो ऊपर जाके आया है, बट आई थिंक क्लियरली इनका पैसा डबल हुआ था। 160 की लेन है तो 320 का हाई है। अब यहां से तो मैं बोलूंगा अब इतनी देर खड़े रह गए, 6 महीने का करेक्शन पूरा हो गया है, तो अब यहां से बाउंस में ही निकलने की राय रहेगी। तो आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहे, क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी इतने दिन से बने हैं और उसका जो जूस था वो पूरा पकड़ नहीं पाए। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे इनको एक 204 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके नीचे स्टॉक फिसल गया तो आई थिंक यहाँ पे और गिरावट आ जाएगी। तो उस केस में तो डेफिनेटली जो भी पैसा बन रहा है 50-60 रुपए वो लेके निकल जाए।
लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का इसमें करेक्शन हुआ है 6-8 महीने का, इसमें एक 38-50% का एक बाउंस आएगा, और वो बाउंस आएगा तकरीबन 245-250 की तरफ। उस बाउंस में क्लियरली मुनाफा बांध ले। आई थिंक यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक 3-6 महीने इनको बहुत ज्यादा फैंटास्टिक कोई रिटर्न नहीं देने वाला है। ओके, तो अच्छा, उषा मार्टिन भी इनका सवाल था, उषा मार्टिन में क्या करना चाहिए? जी, उषा मार्टिन में भी आई थिंक उषा मार्टिन तो फिर भी सेटअप्स काफी बेहतर हैं अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, और बट अभी अपनी अपर एंड की रेंज में चल रहा है और रेंज थोड़ी वाइड है। आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बनी हुई है और वो रेंज थोड़ी वाइड है, वो रेंज बनी है तकरीबन 65 से 95 की। तो अभी तो अपर एंड ऑफ द रेंज चल रहे हैं, बट मेरा मानना यह है कि क्योंकि ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं, एक बुलिश कंसोलिडेशन का सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो ब्रेकआउट पॉसिबली अपसाइड हो सकता है। तो इसको एक 15 दिन बाद वापस रिव्यू कर लें, बट फिलहाल के लिए जो 15 दिन खड़े रहेंगे उसमें 84.40 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ओके, स्टॉप लॉस लगा के इसमें जरूर रहना चाहिए आपको। फटाफट एक सवाल और लेते हैं। रोहन जैन मुंबई से हमारे साथ हैं। रोहन नमस्कार, सवाल पूछे अपना सर। हेलो सर, मैं रोहन जैन। सर, बॉम्बे डाइन शेयर 200 एट द रेट 82। सर आप सजेस्ट करिए ना कुछ। सरवन जी बताइए, 200 शेयर हैं इनके पास बॉम्बे डाइन के 82 रुपए पे, अभी इनको प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपए का, क्या करें ये? सर सजेस्ट तो पूरा इन्होंने हमारे पर छोड़ दिया है, तो अब मैं तो टेक्निकल डेटा के साथ जाऊंगा। जो स्टॉक अपने बुल मार्केट का 38% बाउंस भी नहीं कर पाया, जहां पूरे बाजार ने नया हाई मार दिया, तो आई थिंक बहुत ही वीक कैटेगरी का स्टॉक है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इससे ज्यादा उम्मीद ना रखें जब तक इसमें कोई बड़ा लॉन्ग टर्म कोई सेटअप बन के तैयार ना हो। तो आई थिंक जो मुनाफा है बांध के तुरंत भाग जाए। मेरे तरफ से तो वही राय है। क्योंकि सरवेन कह रहे हैं इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए रोहन जी, अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब एक मैनेजमेंट से बात करते हैं, डीबी कॉर्प से। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, रेडियो, तमाम कारोबार करने वाली मीडिया कंपनी है, और कंपनी ने हाल ही में अपने नतीजे पेश किए थे, और नतीजे इंटरेस्टिंग थे क्योंकि उसमें सेगमेंटल रेवेन्यू आप देखिए तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। प्री कोविड लेवल तक के अपने इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीबी कॉर्प के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, एक तो बहुत ही संक्षेप में हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट पे बात करेंगे, फिर आउटलुक देखेंगे। मुझे रिजल्ट में खाली आप ये समझाइए कि क्या खर्चे बहुत बढ़ गए हैं क्या, क्योंकि आपके उस तरीके के प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे हैं जो होने चाहिए। नहीं जी, अगर आप इसको रिजल्ट को पूरा देखें तो हमारे खर्चे तो बल्कि उल्टा कम हुए हैं। जो हमने वादा किया था 195 करोड़ का, आपको याद हो लास्ट ईयर हमने खर्चे कम किए थे, और उसमें से हमने वादा किया था कि 50% के खर्चे 21-22 में भी कम रहेंगे, बल्कि 50 के जगह 65% कम है। लेकिन दो प्रॉब्लम हुई है। एक, हमारी टॉप लाइन में कोविड के चलते थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है अभी। हालांकि अक्टूबर नवंबर में काफी अच्छी ग्रोथ थी कोविड में, ऐसा हमको लग रहा है कि प्रिंट बिल्कुल वापस आ गया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन न्यूज प्रिंट प्राइसेस काफी बढ़ गई है, तो जो न्यूज प्रिंट प्राइसेस बढ़ी है उसका एक इम्पैक्ट हमारे टॉप बॉटम लाइन पे आ रहा है। इसीलिए प्रॉफिट आपका करीब 12-13% नीचे दिख रहा है, लेकिन मार्जिन भी बहुत इंप्रूव नहीं हुए। तो केवल एक वही रीजन है, या चूंकि आप कह रहे हैं कि आपने ओपेक्स काफी कम किया है, फिर भी कैसे ये हुआ? हमारी 55% की कॉस्ट जो है न्यूज प्रिंट की है, और न्यूज प्रिंट में तकरीबन 12 से 15% का इजाफा जो हुआ है, और बल्कि हर क्वार्टर में वो 5-10% इस वक्त बढ़ भी रहा है। तो न्यूज प्रिंट चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी टाइट है, तो न्यूज प्रिंट की एक परेशानी पूरी दुनिया को बनी हुई है आज की तारीख में, तो उसके चलते ये परेशानी आ रही है। अगर न्यूज प्रिंट की दिक्कत नहीं होती तो आई थिंक ये प्रॉफिट और भी बेटर हो जाता है। जैसे 27% का हमारा एबिटा मार्जिन था, तो ये और बढ़ सकता है। ओके, तो क्या अभी भी न्यूज प्रिंट के दाम बढ़ ही रहे हैं लगातार? न्यूज प्रिंट में देखिए दो दिक्कतें हो रही हैं। एक तो क्या है, वर्ल्ड वाइड पल्प की थोड़ी परेशानी आ रही है, कि जो पल्प काट के, पेड़ काट के न्यूज प्रिंट में डाला जाता है, उसकी थोड़ी परेशानी है। दूसरा, शिपमेंट की थोड़ी सी परेशानी चल रही है। तीसरा एक इशू ये आ रहा है, कुछ कंपनीज जो है उन्होंने अपना न्यूज प्रिंट बनाना बंद कर दिया है, और वो पैकेजिंग पेपर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो उस चलते थोड़ी सी न्यूज थोड़ी काफी शॉर्टफॉल है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में $800 की ऊपर का रेट हो गया न्यूज प्रिंट का, जो $400 हुआ करता था 1.5 साल पहले। ओके, तो ये एक बड़ा इशू है, और सही कहा आपने कि बहुत बड़ा खर्चा होता है किसी भी न्यूज़पेपर कंपनी के लिए। सर, आपके अलग अलग जो सेगमेंट में देख रहा था, वो एडवर्टीजमेंट के जो अलग अलग सेगमेंट्स आपको आ रहा है, उसमें रिकवरी आपने लगभग ज़्यादातर सेक्टर्स में कर ली है, एक आध सेक्टर जहाँ पे अभी बाकी है। तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और खासतौर पे जो बीता फेस्टिव सीजन था, ये कैसा रहा? देखिए, अगर आप हमारे 9 महीने देखें
और उसमें से जो पहला क्वार्टर था जिसमें कोविड था अप्रैल में जून में, उसको हटा दें और लास्ट क्वार्टर देखें क्वार्टर 3, तो हम लगभग 90 से 100% तक ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग 2019-20 पे आ गए। मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें नंबर आ गया है और उससे एक बड़ा कॉन्फिडेंस हमारे को आया है कि जो विज्ञापन दाता है वो अखबारों के पास आता क्यों है, क्योंकि उसको इम्पैक्ट दिखता है, उसको पाठक दिखते हैं, उसको कंज्यूमर दिखता है, तो वो वापस अखबारों पे आ गया है और एक बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि अब हम उसको ये बता रहे हैं कि देखिए भाई कोविड चला गया, मार्केट सारे खुल गए, तो अब ये टाइम है कि हम और आप मिलके उस कस्टमर के पास वापस जाएं जो अब खर्च करने के लिए तैयार है और उससे बात करें कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे साथ में। ओके गिरीश जी, टीयर 2 टीयर सिटीज जहां आपकी बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन है और जिस भी नए मार्केट में आप लीडरशिप पोजीशन कर रहे हैं, क्या एडवर्टाइजर का रुझान उन शहरों की तरफ ज्यादा है जहां और उसका फायदा आपको मिल रहा है एडिशंस की तरफ से? एक सवाल। दूसरा इससे जुड़ा हुआ, क्या कुछ नए तरीके की कंपनीज, नए सेक्टर्स जो हैं वो सब भी काफी बड़ी मात्रा में आना शुरू हुए? देखिए, आपका चैनल हिंदी का है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, ये जो मेट्रो टीयर 2 टीयर 3 बोला जाता है, अगर हम सिंपल बोले कि मेट्रो और छोटे शहर, चलिए छोटे शहर क्या होता है, यानी छोटे शहर भी क्यों, तो मुझे बताइए आप, अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, इंदौर क्या छोटे शहर है भाई? नहीं, वो तो ये हमने मानसिकता बना दी है कि बंबई दिल्ली तो बड़े शहर हैं और बाकी सब छोटे हैं। अरे भाई क्यों छोटे हैं? आज हिंदुस्तान हम चला रहे हैं, हमारे शहर चला रहे हैं, तो हम अपने आप को छोटा क्यों बोले? ये मानसिकता अंग्रेज छोड़ के चले गए हमको और हम अभी तक चला रहे हैं। तो अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें कि हिंदुस्तान के जो 5-6 बड़े मेट्रोज हैं उनके अलावा बाकी हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो वहां पे काफी ग्रोथ है, वहां पे आदमी कंजम्पशन कर रहा है। अगर आप किसी भी कंपनी के रिजल्ट देखें, भला वो ऑटोमोबाइल हो, एफएमसीजी हो, सबकी डिपेंडेंस अब 60 से 70% जो है वो भारत पे हो रही है। जो 5-6 बड़े मेट्रो शहर हैं उनको हटा दूं मैं 30% का, तो 70% सेल किसी भी कंपनी के लिए अब जो है वो भारत से आ रही है, जिसमें भारत में भला वो अहमदाबाद हो, जयपुर हो, भोपाल हो, कर्नाटका के सारे शहर हो, जितने भी हैं, तो यहाँ से ग्रोथ आ रही है और यहाँ पे अखबारों का काफी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है कस्टमर के साथ, रीडर्स के साथ, इसलिए हमको फायदा लग रहा है आगे। ओके, ठीक है, ये एनालिसिस आपका सही है। मैं कह रहा था कि कुछ क्या नए तरीके की जो कंपनीज है, मैं इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी नई कंपनीज नॉन मेट्रो शहर्स में, क्योंकि बड़े शहरों में डिजिटल का बहुत हो जाता है, तो उनको लगता है कि छोटे शहरों में अखबार बहुत डोमिनेंट होते हैं, तो वो कुछ ऐसा कोई शिफ्ट, कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या आपको? पहले एक ट्रेंड ये दिख रहा है कि एडवर्टाइजर प्रिंट में जो अखबार में विज्ञापन देता है, अभी तक वो जो मेट्रोस के भ्रम में था, अब वो भ्रम टूट चुका है। अब वो क्लियर बोल रहा है कि मेरे को मेट्रो नहीं, मेरे को तो कस्टमर से मतलब है। अब कस्टमर मेरा अगर गाजियाबाद में बैठा है, मुरैना में बैठा है, मेरे को तो वहां भी जाना है, ठीक। और वहां पे जाहिर बात है भारतीय भाषा के अखबार हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी चलते हैं, तो हमारे पास आ रहा है। रही कंपनियों की बात, तो देखिए जिसको भी माल बेचना है, जैसे फेसबुक को जब एडवर्टाइज करना था हिंदुस्तान में, हमारे पास आई ना। अभी लिंक्डइन को एडवर्टाइज करना था, हमारे पास आई ना। अभी कोई भी गेमिंग कंपनी उसका एडवर्टाइज करना हमारे पास आ रहा है ना। जब मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, मतलब तब हिंदी भाषा के अखबार, गुजराती, तेलुगु, तमिल, भारतीय भाषा के अखबारों के पास आ रहा है। तो मेरा सबसे एक निवेदन है कि ये जो हम एक दिमाग में डिफरेंशिएशन बना लेते हैं कि यार बंबई दिल्ली के बाहर जा रहा है आदमी क्या, अरे भाई जहां पे कस्टमर बैठा होगा वहां पहुंचेगा ना यार वो तो। नहीं, गिरीश जी, शायद आप कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सवाल पूछने का मकसद ये नहीं है कि हिंदी है, इंग्लिश या मेट्रो नॉन मेट्रो। मकसद ये है कि जो न्यू एज कंपनीज हैं, जो अब तक बहुत ज़्यादा मोबाइल पे, डिजिटल पे कर रही थी, अब उनको लगता है कि नहीं, उस बड़े मार्केट में जहां डोमिनेंस है वहां जाना चाहिए, तो वहां पे उनके लिए ज़्यादा बड़ा माध्यम अखबार है। इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल, अगर आप देखें, मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए आपको, लिंक्डइन, फेसबुक या कोई गेमिंग कंपनी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी या इवन जो नए एडटेक कंपनी हो गई हैं, भला जितने भी ऑनलाइन नए पोर्टल्स बन गए हैं, ये सबको देखिए कस्टमर चाहिए। और कस्टमर अगर उसको हमारे मार्केट में चाहिए तो जाहिर बात है वो हमारे लोगों से बात कर रहा है, हमारे माध्यम से उन कस्टमर तक पहुंच रहा है। अच्छा, अभी एड रेट बढ़ाए आपने 20%, और आगे भी उम्मीद है आपको बढ़ाने की, मतलब क्योंकि अब इतनी रोबस्ट डिमांड आपको लग रही है, तो ये उम्मीद करें हम लोग बैलेंस शीट में और देखेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे विज्ञापन दाताओं से अनुरोध करूंगा कि जो हमने 20% का इजाफा लिया है इसको एक्सेप्ट करिए, हमारी मदद करिए
चूंकि अभी जरूरत है आपको हमारी और हमारे को आपकी, इसलिए इसको एक्सेप्ट करिए और हमारे मार्केट में जो कस्टमर हैं उनसे हमारे माध्यम से बात करिए और उसका एडवांटेज उठाइए। तो क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा नानुकुर कर रहे हैं? देखिए, दुनिया में हर आदमी पहले तो मना ही करता है ना। अच्छा नहीं यार, अगर रोबस्ट डिमांड आप बता रहे हैं तो फिर तो खैर डेफिनेटली आपका बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि चूंकि बहुत सारी ज्योग्राफीज में आप हैं, तो कोई खास ज्योग्राफी जहां आप लोग थोड़ा फोकस बढ़ा रहे हो इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्च कोई हो आपका, या आपको लगता है कि वहां और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किया जा सकता है? हम लोग कोई नई ज्योग्राफी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी है, खासकर गुजरात और राजस्थान, ये दो बड़े मार्केट हैं। मध्य प्रदेश में तो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बाकी इन मार्केट में भी मैं समझता हूँ ये मार्केट बढ़ रहे हैं, कस्टमर बेस बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो गुजरात और राजस्थान में हम लोग बहुत जोर लगा रहे हैं कि जिससे कि वो मार्केट, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, तो उसका एडवांटेज हमको मिले, हमारे विज्ञापनदाताओं को मिले, हमारे कस्टमर्स को मिले। ओके, तो गिरीश जी हमें समझाते हुए कि किस तरीके से एडवर्टाइजर्स का पूरा एक प्रोफाइल चेंज हो रहा है और एक बड़ा चंक अब उन शहरों की तरफ जा रहा है जो नॉन मेट्रोज हैं, टू बी प्रिसाइज, तो उसका फ़ायदा उन अखबारों को, उन कंपनीज को होता हुआ दिख रहा है। गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। सर्वेंद्र, डीबी कॉर्प का स्टॉक देखिए आप, और आपको लगता है कि इसमें कोई अभी चार्ट पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और ये वो लिस्ट का स्टॉक है जो हम साल के स्टार्ट में डिस्कस करते थे कि वो स्टॉक जो 4-5 साल से कंटिन्यूसली गिर रहे थे और अब उन्होंने 2021 में एक ग्रीन कैंडल, जिसको बोलते हैं ग्रीन क्लोज, रखा है। तो यस, आई थिंक एक 5-6 साल की गिरावट के बाद कहीं अगर पहला ईयरली क्लोज आता है तो आप डेफिनेटली उसको निकाल के टटोलना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि यस, एक रेंज में है और आई थिंक एक लोअर कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। वर्स्ट प्रॉब्ली इसमें प्राइस दिन है और एज लॉन्ग एज अब ये स्टॉक आपका 72 के नीचे जाता नहीं है, तब तक आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में अब यहाँ से इंप्रूवमेंट ही दिखेगा और नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। तो यस, इवन अगर 23% बाउंस भी यहाँ से कर ले अपने पूरे डिक्लाइन का, तो भी आई थिंक 150 से 160 तक के टारगेट्स मेरे हिसाब से आते हैं। कैवियट यही रहेगा कि 72 के नीचे जाके इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ग्रेजुअली 6 से 12 महीने में ये 150 की तरफ चलेगा। ओके, तो 150 की तरफ चलेगा। चलिए सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। जाते जाते आपको एक बार याद दिला दें कि सीएनबीसी आवाज़ और एनएससी की जो अपनी मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की, उसके तहत हम आपको जागरूक बनाते हैं। तो आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि किसी प्रकार के जो गारंटीड रिटर्न है या कोई इस तरीके की बात करता है तो उसमें आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि गारंटीड रिटर्न आपको इक्विटी मार्केट में कोई दे। तो इस तरह के कोई SMS या ईमेल आए तो उसमें आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत आपकी है और कमाई आपकी है, तो सुरक्षा भी आपको ही करनी है। इजाज़त दीजिए हमें, हर्षदा आ चुकी हैं और शुरू करेंगे खिलाड़ी नंबर 1।